जैसे ही सामने वाले ने फोन उठाया, बोला, बोलिए भाभी। क्या सेवा है? ये कोई और नहीं बल्कि तेजस था। इश्की के बारे में सबको पता है, या यूं कहें कि इश्की ने खुद चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दिया है। इश्की का नेचर साफ और दिलखुश है, इसलिए उसे सबने एक्सेप्ट कर लिया है। बस उस खड़ूस का एक्सेप्ट करना बाकी है। इश्की ने उदासी भरी आवाज में कहा, तेजस भैया, आपको पता है वो बैल मेरा मतलब है मेरे ये कहाँ है? तेजस हंसते हुए बोला, हाँ भाभी, बिल्कुल पता है। अभी अभी उसका मैसेज आया है, फार्म हाउस बुला रहा है सबको। लेकिन आप अभी मत आइएगा फार्म हाउस, 1 घंटे बाद आइएगा। क्योंकि मैसेज में ही उसने गुस्से वाला इमोजी भेजा है, यानी बहुत गुस्से में है। इश्की को पता चल चुका था कि आतिश इस वक्त अपने फार्म हाउस में है। उसने तेजस को फोन किया था और तेजस ने एक अच्छे देवर का फर्ज निभाते हुए इश्की को बता दिया था कि आदेश ने अभी अभी उसे फार्म हाउस पर आने के लिए कहा है। बस फिर क्या था, अपने खाने का डब्बा लेकर इश्की की स्कूटी चल पड़ी फार्म हाउस की तरफ। ये फार्म हाउस आतिश का अपना पर्सनल फार्म हाउस है, जहां पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है सिवाय आतिश के दोस्तों के। आतिश ने इस फार्म हाउस में बहुत हाईटेक सिक्योरिटी लगवा रखी है और यहाँ का सारा स्टाफ आतिश के लिए बहुत ईमानदार है। आतिश फार्म हाउस में आ चुका था। उसकी गाड़ी अभी अभी फार्म हाउस में दाखिल हुई थी और राजवीर व तेजस पहले से ही वहां मौजूद थे। जैसे ही आतिश फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुआ, गाड़ी की चाबी टेबल पर फेंकता है और उन दोनों को देखते हुए कहता है, मृणाल कहाँ है? उसे भी तो बुलाया था। उसकी बात पर तेजस जल्दी से कहता है, मैंने फोन किया था मृणाल को। दरअसल मीरा आंटी उसे अपने साथ कहीं लेकर जा रही हैं, जिसकी वजह से मृणाल यहाँ नहीं आ सकी। उसने तुझे सॉरी कहने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि वह अगली बार जरूर हमारे साथ पार्टी करेगी। आतिश सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और वह टेंशन में कुछ सोच रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और गुस्से में उन दोनों को देखते हुए कहा, कुछ पता चला? उस डिटेक्टिव का क्या जिसे हमने छोटी को ढूंढने के लिए लगाया था? वो अब तक कोई सबूत क्यों नहीं इकट्ठा कर पाया है? पूरा महीना हो गया है उसे काम पर लगाए हुए, लेकिन अब तक वो एक भी लीड लेकर नहीं आया। वो कामनी नाम की औरत कहाँ है? आतिश को ऐसे गुस्से में देखकर राजवीर और तेजस दोनों परेशान हो गए। राजवीर उसके सामने बैठते हुए कहता है, सबसे पहले तो तुम गुस्सा कम करो। तुम इसी तरीके से गुस्से में किसी भी डिटेक्टिव से बर्ताव करते हो और वो छोटी को ढूंढने का काम बीच में ही छोड़ देता है। हमें पता है कि तुम अपनी बहन को ढूंढना चाहते हो। हम सब भी उसे ढूंढना चाहते हैं, लेकिन हमें जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा। और शायद तुम भूल रहे हो कि छोटी तब कोई थी जब हम सबका कोई वजूद भी नहीं था। मैं तो पैदा भी बाद में हुआ था और तुम और तेजस तो सिर्फ 1 महीने के थे। तुम दोनों तो उसकी गोद में ही थे जब छोटी लापता हुई थी। हमें ना तो उस वक्त के बारे में कुछ पता है और ना ही उस सिचुएशन के बारे में जिसके आधार पर हम अपने पेरेंट्स से कुछ पूछ सकें। जितना उन्होंने हमें बताया है, उतने से हमें सिर्फ इतना पता है कि तेजस की दादी का नाम कामिनी है और वो अपने साथ छोटी को लेकर गई है। लेकिन ये बात बार बार सुनते सुनते आतिश का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। वह गुस्से में कहता है,
हाँ जानता हूँ, इतना तो मुझे भी पता है। मुझे सुनी सुनाई बात नहीं, उसके आगे की बात चाहिए। तेजस, तुम बात करो अपने पेरेंट्स से, ओजस अंकल और काम्या आंटी से। उनसे पूछो कि आखिर असली वजह क्या है। तेजस फिर गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, एक बार नहीं, 1000 बार कह चुका हूं, और हर बार मुझे मेरे पेरेंट्स से यही जवाब मिलता है कि रति बुआ और तुम्हारे पापा के बीच कोई सीन चल रहा था। मतलब, मेरी बुआ तुम्हारे पापा को पसंद करती थी, और तुम्हारे पापा के न मिलने की वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी, जिसके गुस्से में मेरी दादी ने तुम्हारी बहन को किडनैप कर लिया और उसे लेकर किसी ऐसी जगह चली गई जहां के बारे में हमें अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। हम उन्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पापा द ग्रेट मिस्टर ऋषि नंदा इतने सालों से कोशिश नहीं कर रहे होंगे अपनी बेटी को ढूंढने की? लेकिन सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। फिर से वही सुनी सुनाई बात सुनकर आतिश का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। वह अपने दोनों हाथों से अपने सिर को दबाने लगता है और सोफे पर अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। लेकिन तभी राजवीर ड्रिंक लेकर आता है और टेबल पर गिलास रखते हुए कहता है, तू जब भी कहता है हम तेरे लिए यहाँ आ जाते हैं। तेजस का अपना बिजनेस है और मेरे पास भी अपनी रियासत है, लेकिन हम ये सब छोड़कर सिर्फ तेरे लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि हमें भी छोटी की उतनी ही परवाह है। लेकिन जब तू ऐसी बच्चों जैसी हरकतें करता है, तब हमें लगता है कि शायद हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। हर बार एक नया डिटेक्टिव हायर करते हैं, और कुछ समय बाद तू उस डिटेक्टिव की ऐसी हालत कर देता है कि वो अपना प्रोफेशन ही छोड़ देता है। अब बहुत मुश्किल से ये बहुत अच्छा डिटेक्टिव मिला है, प्लीज अपने गुस्से पर काबू रख और इसे इसका काम करने दे। तेजस भी सबके सामने बैठते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, चलो थोड़ी सी पार्टी कर लेते हैं यार। मुझे भी घर जाना है, मम्मी ने कहा है कि 10 बजे से पहले घर वापस आ जाना। आतिश उसे घूर कर देखते हुए कहता है, साले तू क्या लड़की है, 10 बजे तक तुझे घर जाना है? चुपचाप बैठा रह, जब तक मेरा खराब दिमाग वापस सही नहीं होता, तब तक यहाँ से हिलना मत, वरना तुम लोगों की ऐसी हालत कर दूंगा कि घर जाना छोड़ो, यहाँ से बाहर निकलने के बारे में भी मत सोचोगे। मैं तो एक दुबली पतली नाजुक सी लड़की हूँ, लेकिन मेरे वो तुम्हारे वो हल कर देंगे। ऐसा हल करेंगे कि तुम ये वो कुछ करने लायक नहीं रहोगे। हर बार यही होता है तुम लोगों का। हर बार यहाँ आती हूँ और हर बार तुम लोग मुझे दरवाजे पर ही रोक लेते हो, और फिर मेरे उनको आना पड़ता है मुझे लेने के लिए। तुम लोगों को एक बार में समझ नहीं आता क्या? अगर मैं आ गई हूँ तो चुपचाप गेट खोल दो और कहो, आई मैडम, अंदर चलिए, सर अंदर बैठे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नहीं, तुम लोग तो मुझे दरवाजे पर रोककर तमाशा बनाओगे, फिर 4 बातें सुनोगे, और तब जाकर मेरे साहब को आना पड़ेगा मुझे लेने के लिए। तुम लोगों को एक बार में समझ नहीं आता क्या? अगर मैं आ गई हूं तो चुपचाप गेट खोल दो और कहो, आई मैडम, अंदर चलिए, सर अंदर बैठे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नहीं, तुम लोग तो मुझे दरवाजे पर रोककर तमाशा बनाओगे, फिर 4 बातें सुनोगे, और तब जाकर मेरे साहब को आना पड़ेगा मुझे लेने के लिए। ठीक है, मुझे अंदर ले जाने का उनका तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन जाती तो हूं ना अंदर, तो अब
तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बिना ब्रेक के ये सारी बातें कौन बोल रहा है और कौन पहुंच चुका है आतिश के दरवाजे पर। बाहर से इतनी आवाज सुनकर आतिश को भी अंदाजा हो गया था कि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि वही तूफान मेल इश्की आई होगी। वह गुस्से में खड़ा होता है और फार्म हाउस के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है। अंदाजा क्या, वह तो जानता ही था कि जब तक ये लड़की अपनी इज्जत पूरी नहीं कर लेगी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। दरवाजे पर अपने हाथों में पकड़े पिकाचू डिजाइन वाला डब्बा लेकर इश्की गार्ड से लड़ रही थी। वह गुस्से में गार्ड की तरफ देखकर कहती है, तुम लोग पीछे हट रहे हो या फिर मैं ये डब्बा तुम लोगों के सिर पर फोड़ दूं, फिर जाकर कहीं इनको खाना खिलाऊंगी। मतलब रोज रोज मेरा रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हो ये जानते हुए भी कि जब ये आएंगे तो खुद ब खुद मुझे अंदर ले जाएंगे। हाँ, इनका अंदर ले जाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन अंदर तो जाती हूं ना। दोनों गार्ड डरते हुए एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन उन्हें आतिश ने ऑर्डर दिए थे कि पागल लड़की को अंदर जाने दिया जाए, इसलिए वो तो बस अपना काम कर रहे थे। ऊपर से इश्की के सवालों का जवाब भी वो नहीं दे पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि इश्की पहली बार फार्म हाउस आई थी, इससे पहले भी कई बार आ चुकी थी। पहले भी गार्डों ने उसे रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि आतिश ने कहा था कि इसे अंदर न जाने दिया जाए। लेकिन इश्की दरवाजे पर खड़ी होकर इतना हंगामा करती थी कि आतिश को न चाहते हुए भी आना पड़ता और इश्की से बहस करता। फिर वो गुस्से में इश्की को देखकर चला जाता और इश्की उसके पीछे पीछे अंदर आ जाती। ये हर बार होता था। पिछले 10 सालों से ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जा रही थी। क्या शोर मचा रखा है यहाँ पर? ये मेरा फार्म हाउस है, कोई मच्छी बाजार नहीं। आतिश की आवाज सुनकर सबका ध्यान उसकी तरफ गया। गार्ड तो सतर्क हो गए, लेकिन इश्की के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह डब्बा हवा में उठाते हुए बोली, सुनिए जी, आपने ऑफिस में खाना नहीं खाया था, इसलिए मैं यहाँ ले आई। और आप क्या कह रहे हैं, मच्छी? वो तो मैंने बनाई ही नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है आराध्य भी वेजिटेरियन है, पापा जी भी। आपको मछली पसंद है क्या? अगर है भी तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बना सकती हूँ। नाक में रुमाल बांधना पड़ेगा, हाथ में ग्लव्स पहनना पड़ेगा, लेकिन बना दूंगी। पीछे खड़े राजवीर और तेजस की हंसी छूट जाती है, वो मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। आतिश गुस्से में उन्हें घूरता है तो वो दोनों तुरंत अपने चेहरे के भाव बदल लेते हैं। फिर आतिश गुस्से में इश्की की तरफ देखता है और कहता है, 2 मिनट में गायब हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें किसी व्हेल मछली के मुंह में डाल दूंगा। लेकिन इश्की हवा में अपने पीले पिकाचू टिफिन को उछालते हुए कहती है, अरे आप खाना खा लीजिए, फिर व्हेल मछली छोड़िए, मैं खुद मगरमच्छ के मुंह में बैठ जाऊंगी। ये अलग बात है कि आप किसी एनाकोंडा से कम नहीं है, लेकिन जैसे भी है मेरे हैं। आतिश गुस्से में बोला, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? बार बार क्यों मेरे सामने आ जाती हो, फिर मुझे उल्टा सीधा सुनती हो? तुम्हें अच्छा लगता है क्या बेइज्जत होना? लेकिन इश्की मासूम सा मुंह बनाकर बोली, बेइज्जती कब की आपने मेरी? मुझे तो नहीं लगा कि आपने कभी मेरी बेइज्जती की है। हाँ, थोड़ा डांट देते हैं, मेरी हरकतें भी तो डांट खाने लायक होती हैं ना। लेकिन आपकी
डांट मुझे कभी बुरी नहीं लगी। बेइज्जती वाली तो कोई बात ही नहीं है। आतिश आंखें बंद कर लेता है और दांत पीसते हुए कहता है, अब तुम जैसी कम दिमाग की लड़की से मैं क्या बात करूं? तुम्हें तो डांट और बेइज्जती का मतलब ही नहीं पता। ऐसा कहते हुए आतिश गुस्से में फार्म हाउस के अंदर चला जाता है, लेकिन डोर खुला छोड़ देता है। राजवीर और तेजस की हंसी जितनी रोकने की कोशिश करते उतनी ही निकलती जाती, लेकिन वो आतिश के गुस्से से वाकिफ थे, इसलिए खुद को काबू में रखते हैं। वहीं दरवाजे पर खड़ी इश्की दोनों हाथ कमर पर रखकर गार्ड्स से कहती है, तुम्हारे मालिक थोड़े अजीब नहीं है? मतलब दरवाजा खुला छोड़ दिया जिससे मैं अंदर आ जाऊं, लेकिन एटीट्यूड जरा भी कम नहीं हो रहा बंदे का। सीधे सीधे नहीं कह सकता कि आओ मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए अपने महल के द्वार खोल दिए हैं, आओ और सिंहासन मतलब सोफे पर बैठ जाओ और अपने प्यारे हाथों से मुझे खाना खिलाओ। मतलब चाहता तो यही है, लेकिन मुंह से नहीं बोलेगा। दोनों गार्ड मुंह फाड़े इश्की को देख रहे थे और इश्की ठुमकते हुए फार्म हाउस के अंदर आ जाती है। वह दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। आतिश सोफे पर बैठा था और पास में राजवीर व तेजस खड़े थे। इश्की ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप दोनों भी यहाँ हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। आप दोनों साथ रहेंगे तो ये ठीक से खाना भी खा लेंगे। राजवीर और तेजस हंसते हुए एक दूसरे को देखते हैं। फिर राजवीर कहता है, नहीं इश्की, मैं तो खाना खाकर आया हूँ। तेजस भी जल्दी से कहता है, हाँ इश्की, और मैं तो मम्मी पापा के साथ ही खाता हूँ। तुम आतिश को खिलाओ ना, हम यही हैं। कुछ सामान चाहिए तो बता देना, हम दे देंगे। इश्की तेजी से अंदर आती है और टेबल पर अपना पिकाचू डिजाइन वाला डब्बा रखते हुए तेजस से कहती है, तेजस भैया, अगर आपको कुछ देना ही है तो मुझे इस फार्म हाउस का पासवर्ड दे दीजिए, ताकि रोज रोज उन गार्ड्स से लड़ने के बजाय मैं सीधे दीवार फांदकर दरवाजे पर आ जाऊं और पासवर्ड लगाकर फार्म हाउस के अंदर इंटर हो जाऊं। इसके बाद इश्की मुंह बनाते हुए आतिश को देखकर कहती है, इससे मांगूंगी तो डायरेक्टली तो कुछ देगा नहीं। पता नहीं ये बच्चे भी मुझे डायरेक्टली कुछ देंगे या कोई और तरीका खोज कर निकालेंगे। कोई वाईफाई वाला तरीका ना हो। अगर गलती से मेरा नेटवर्क बंद हुआ और ये किसी और से कनेक्ट हो गए तो मैं उस कनेक्शन को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। मेरा वाईफाई सिर्फ मेरा है और मैं बहुत जल्द इसका पासवर्ड भी ले लूंगी। उसके नॉन स्टॉप बोलते रहने पर आतिश गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, बस करो, अपना चिटचिट करते तोते जैसा मुंह बंद करो। तुम थकती नहीं हो क्या इतना बोल बोल कर? और तुम्हारा ये छोटा सा मुंह दर्द नहीं करता क्या? कितनी बकवास बातें करती हो। लेकिन राजवीर ने आतिश को रोकते हुए कहा, रहने दो आतिश, वो कुछ कर थोड़ी रही है और कितनी प्यारी बातें करती है। पर आतिश ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, प्यारी बातें नहीं करती, बहुत सारी बातें करती है। जितनी बातें इसने पिछले 10 मिनट में कर दी हैं, उतनी बातें तो हम तीनों ने मिलकर सारी जिंदगी में नहीं की होंगी। और तुम मेरा पीछा छोड़ दो वरना आपका गया तेल लेने। इश्की बीच में ही बोल पड़ी, और मुझे धमकियां देना बंद कीजिए, क्योंकि मैं आपकी धमकियों से डरती नहीं हूं। और जहां तक बात रही मेरी यहां से चले जाने की, तो बिल्कुल चली जाऊंगी, और जब तक बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हुई दोबारा आऊंगी भी नहीं।
लेकिन इस वक्त मेरी सबसे बड़ी इमरजेंसी ये है कि मुझे आपको खाना खिलाना है। तो आप बताइए, खाना कहाँ रखूं? इश्की ने भी आतिश की ही तरह ऊंचे अंदाज में कहा। तो आतिश गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, मेरे सर पर रख दो। इश्की मासूमियत के साथ अपने टिफिन को देखते हुए बोली, लेकिन मैं तो दाल लेकर आई हूं, गिर जाएगी और फिर आपका ये चमकीला चेहरा पीला हो जाएगा। अगर आपको हल्दी की रस्म करनी ही है तो ढंग से करते हैं ना, ये कैसी दाल वाली हल्दी। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप कंफर्टेबल होने चाहिए। इश्की अभी भी अपना डब्बा लिए खड़ी थी और आतिश गुस्से में इधर-उधर घूम रहा था। इश्की ने एक नज़र आतिश को देखा और उसके गुस्से को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए मुस्कुराकर राजवीर और तेजस की तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों के लिए भी खाना लगा दूं? राजवीर और तेजस के चेहरे पर जो शरारती मुस्कान थी, वो दोनों छुपा लेते हैं। फिर तेजस बोला, नहीं, मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ ही खाना खाता हूँ। वैसे भी मुझे घर जाना है, मॉम का मैसेज आ गया है, पापा बुला रहे हैं। उसके बाद तेजस राजवीर की तरफ देखता है और कहता है, चलो, तुम्हें भी घर छोड़ देता हूँ। वैसे भी कुछ ही दिनों में तुम्हें वापस मानपुर जाना है। तुम्हें पैकिंग भी तो करनी होगी ना, पर मेरी पैकिंग तो माँ करती है, राजवीर ने तुरंत कहा। तेजस उसके कंधे पर हाथ रखता है और मुस्कराकर बोलता है, हाँ, लेकिन कुछ चीजें तो तुम्हें खुद ही पैक करनी थी ना, तुमने खुद ही कहा था। चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। तेजस पीछे मुड़कर आतिश की तरफ देखता है और कहता है, हम लोग निकलते हैं। यू गाइज एंजॉय। ऐसा कहते हुए तेजस आंख मार देता है। ये देखकर आतिश का चेहरा और भी सख्त हो जाता है, लेकिन इश्की मुस्कुरा देती है। तेजस के जाने के बाद आतिश ने गुस्से से इश्की की तरफ देखा, लेकिन इश्की को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चुपचाप भटकते हुए किचन की तरफ जाती है और 2 मिनट बाद एक प्लेट, कटोरी और पानी की बोतल लेकर वापस आती है। वो टेबल पर सब रखती है और टिफिन खोलकर उसमें से खाना निकालकर प्लेट में रख देती है। जैसे ही वो पानी की बोतल से पानी निकालने लगती है, उसकी नज़र ड्रिंक के खाली गिलास पर जाती है। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वो गुस्से में आतिश को देखते हुए कहती है, बिना कुछ खाए शराब पी ली, अब पेट में दर्द होगा और फिर मुझे ही परेशानी होगी। ऊपर से आपकी पेट दर्द की दवाई आसानी से मिलती भी नहीं है। आतिश उसे घूर कर देखता है और कहता है, यहाँ से जाने का क्या इरादा है? इश्की मासूमियत से बोली, फिलहाल तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप खाना खत्म कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ से ऐसे गायब हो जाऊंगी जैसे कभी आपके सामने थी ही नहीं। बिल्कुल हवा की तरह आतिश अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी जगह से उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। इश्की को पता था कि वो हैंड वॉश करने गया है, इसलिए उसने जल्दी से खाना टेबल के कोने पर रख दिया और साथ में पानी का गिलास भी रख दिया। आतिश वापस आया, जैकेट उतार चुका था और शर्ट की बाजू को आधी तक फोल्ड कर रखा था, जिससे उसके हाथ पर बना तलवार का टैटू साफ दिख रहा था। वो टेबल पर बैठते ही खाने की तरफ देखता है, फिर इश्की की तरफ देखकर कहता है, बैठो। इश्की की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये पहली बार था जब आतिश उससे कुछ कह रहा
था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती है और फिर उसके सामने वाले सोफे पर धीरे से बैठ जाती है। आतिश की नजरें इश्की पर ही थी। मुंह से हल्की सी हवा छोड़ते हुए उसने कहा, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सिर्फ एक बार कहूंगा और दूसरी बार दोहराऊंगा भी नहीं। पहली बात, मुझे तुममें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम पिछले 10 सालों से मेरे पीछे पड़ी हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी घास नहीं डाली और न ही डालूंगा। इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। कोई अच्छा सा लड़का देखो और सेटल हो जाओ। तुम मुझसे प्यार करती हो, ये अच्छी बात है, चॉइस भी तुम्हारी ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि मैं भी तुमसे प्यार करूं, क्योंकि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। भले ही तुम दिखने में ठीक ठाक हो, पढ़ी लिखी हो और मेरे पेरेंट्स को पसंद भी हो, लेकिन इतना काफी नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करूं। मेरी पसंद हाई क्लास है, स्टैंडर्ड है। मुझे जो चीज पसंद आती है वो यूनिक नहीं, आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है। ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं। इसके बाद मैं नहीं। मेरी बुलेट तुमसे बात करेगी। इश्की बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। करीब 2 मिनट की खामोशी के बाद उसने धीरे से मुंह खोलकर कहा, और दूसरी बात। आतिश की आंखें छोटी हो गईं और वो घूर कर इश्की को देखने लगा। इश्की मासूमियत से बोली, अभी तो आपने कहा ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या है? आतिश इरिटेट होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये लड़की हर बार उसे इस तरह से कैसे कंफ्यूज कर देती है। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और बोला, दूसरी बात, बार बार मेरे प्राइवेट स्पेस में आकर मुझे परेशान मत किया करो। मेरा घर, मेरा ऑफिस और ये फार्म हाउस, ये वो जगहें हैं जहां मैं खुद को रिलैक्स महसूस करता हूं। लेकिन तुम जहां भी आकर टपक जाती हो और मुझे टेंशन दे देती हो। इसलिए तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, मुझे इरिटेट करना बंद करो, वरना ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं कि तुम एक लड़की हो। इश्की के चेहरे पर पहले तो कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन जब आतिश ने बोलना बंद किया तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर चेहरा टिकाया और हाथों को टेबल पर रखते हुए वो आतिश को देखकर मुस्कुराने लगी। उसे यूं मुस्कुराते देख आतिश हैरान रह गया और गुस्से में बोला, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? मुझे देखकर हंस क्यों रही हो? लेकिन इश्की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपने पहली बार मुझसे इतनी सारी बातें की हैं। हाय, आज तो मेरा दिन बन गया। वो झट से सीधी खड़ी हो जाती है और जल्दी से अपने टूटे फूटे फोन को बैग से निकालकर उसमें कुछ करते हुए बोली, 1 मिनट रुकिए, मैं रिकॉर्डर ऑन कर देती हूँ। आप कुछ और बोलिए ना, मैं उसे रिकॉर्ड कर लूंगी। फिर मैं इसे दिन रात, सुबह शाम सुनती रहूंगी। आपकी आवाज हर पल मेरे साथ रहेगी, आश्रम में, ऑफिस में, छत पर, मंदिर में, बाहर सड़क पर, मेरे कमरे में या फिर लाइब्रेरी के बाथरूम में। आतिश गुस्से में खड़ा होकर बोला, डिसगस्टिंग। लेकिन इश्की भी खड़ी हो गई और फोन को देखते हुए बोली, अरे ठीक है, मेरा फोन थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन डिसगस्टिंग नहीं है। मैं जल्दी पैसे इकट्ठे करके नोकिया 3310 लेने की सोच रही हूँ। बस 2-4 साल में पैसे जमा हो जाएंगे। अच्छा छोड़िए ये सब, कुछ और बोलिए।
ना, चलिए कोई गाना ही सुना दीजिए, कोई कविता, शायरी, अरे चुटकुला ही सुना दीजिए। लेकिन आतिश ने गुस्से में उसका फोन उसके हाथ से छीनकर पास की दीवार पर दे मारा, जिससे उसका 30% टूटा फूटा फोन अब 70% टूट चुका था और उसके सारे चीथड़े उड़ चुके थे। आतिश ने गुस्से में इश्की को घूरते हुए कहा, तुम अभी के अभी यहां से निकलो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। मेरा पूरा दिन तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया है। पहले तुमने ऑफिस में तमाशा किया और अब यहाँ आकर मुझे परेशान कर रही हो। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, बाहर निकलो यहाँ से। इश्की की नजरें अपने फोन के टुकड़ों पर टिक गईं जो जमीन पर बिखरे पड़े थे। उसने अपनी आंखें बंद की, मुट्ठियां भींची और एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। फिर आंखें खोलकर आतिश को तीखी नजरों से देखते हुए बोली, नहीं जाऊंगी। आतिश की एक भौं ऊपर उठ गई और वो गुस्से में बोला, क्या कहा तुमने, इश्की? एकदम उसके सामने आकर खड़ी हो गई, उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, नहीं जाऊंगी। आतिश का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। अगले ही पल उसने दोनों हाथ उठाए और इश्की की गर्दन पर रख दिए। वो उसका गला नहीं दबा रहा था, लेकिन उसके हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि इश्की की गर्दन पर कसाव महसूस हो रहा था। लेकिन इश्की ने भी अपनी नजरें आतिश की आंखों से नहीं हटाईं। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आतिश की आंखों में गुस्सा था और इश्की की आंखों में जुनून। वो आतिश को देखते हुए बोली, शौक है मेरी जान लेने का? ले लीजिए, आपके हाथों मर जाऊंगी और उफ तक नहीं करूंगी। और रही बात आपकी उन बातों की जो आपने अभी अभी मुझसे कही हैं, तो एक बात याद रखिए मिस्टर आतिश नंदा, 12 साल की उम्र में जब आपको पहली बार देखा था, तभी तय कर लिया था कि आप मेरे हो। और ये तय करने से पहले ना तो मैंने आपसे परमिशन मांगी थी, ना ही आपकी राय। जब इंसान को मोहब्बत का मतलब तक नहीं पता होता, तब इस इश्की ने आपसे इश्क करना सीखा था। जिंदा रही तो मेरी मोहब्बत मुकम्मल होगी, और मर गई तो भी मेरी मोहब्बत मुकम्मल, क्योंकि मैं सारी जिंदगी आपकी यादों में जिंदा रहूंगी। वो पागल जो आपसे पागलों की तरह मोहब्बत करती थी। तो सोच क्या रहे हैं मिस्टर आतिश नंदा? दबाइए मेरा गला या चलाइए मेरे सीने पर गोली। देखते हैं किसकी जिद मंजूर होती है। मैं मरकर भी आपकी बन जाऊंगी और आप जीते जी किसी और के नहीं बन पाओगे। आतिश इश्की का गला पकड़कर खड़ा था, लेकिन इश्की की बात सुनकर उसके हाथ अपने आप ढीले पड़ गए और वो इश्की को छोड़ देता है। उसे देखकर इश्की के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आतिश अपना चेहरा दूसरी तरफ करता है और इरिटेट होते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हारा ये डब्बा खत्म कर दूं तो तुम यहां से चली जाओगी? इश्की मुस्कुराती है और एक लंबी सी सांस लेकर सिर हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल चली जाऊंगी, और फिर मुझे परेशान नहीं करोगी? आतिश ने सवाल किया तो इश्की अपने एक हाथ की उंगली अपने गले पर रखती है और दूसरा हाथ अपने सर पर रखते हुए कहती है, कसम से जब तक आप दोबारा भूख हड़ताल का इरादा नहीं करेंगे तब तक आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। आतिश गुड़ती हुई नजर से इश्की को देखता है और उसके बाद चुपचाप बैठ जाता है। उसने गुस्से में खाने की प्लेट अपनी तरफ खींची और जल्दी जल्दी से खाना खाने लगा। उसे खाना खाते
देख इश्की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो भागकर रसोई में जाती है और वहां से पानी लेकर आती है। उसने पानी का गिलास आतिश के सामने रखा, क्योंकि जितनी तेजी से वो खाना खा रहा था उतनी ही तेजी से उसे हिचकी आने लगी। वो अपने आसपास पानी ढूंढता है, पर तभी इश्की ने उसके सामने पानी का गिलास कर दिया था। एक नजर इश्की को देखकर आतिश एक जोर से हिचकी लेता है और उसके बाद उसके हाथों से वो गिलास पकड़कर एक झटके से सारा पानी खत्म कर देता है। उसका इरादा सिर्फ जल्द से जल्द ये खाना खत्म करने का था ताकि इश्की यहाँ से चली जाए। वैसे मानना पड़ेगा, इश्की के लोकल दुकान से लिए हुए इस 250 रुपए के लंच बॉक्स को सुबह से लेकर अभी तक खाना गरम का गरम ही है। डब्बे का सारा खाना खत्म हो गया था और ये देखकर इश्की के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन जैसे ही खाना खत्म हुआ आतिश खड़ा हो जाता है और अपने हाथ को टिश्यू पेपर से पोंछते हुए कहता है, लो, खत्म हो गया तुम्हारा डब्बा, अब दफा हो जाओ यहाँ से, मीठा। इश्की ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा तो आतिश अपनी खजाने वाली नजरों से घूर कर देखता है और कहता है, तुम्हारे डब्बे में मीठा कुछ भी नहीं था। इश्की मासूमियत भरा चेहरा बनाती है और अपने हाथ को अपने सर पर मारते हुए कहती है, वही तो मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ, मैं मीठा कैसे नहीं लाई। मुझे तो अच्छी तरह से पता है कि आपको खाने से पहले सिगरेट और खाने के बाद मीठे की तलब होती है, और मैं ये बात भूल गई। देखो, जल्दबाजी में मैं खाने में मीठा ही नहीं लाई। अब आपको मीठा खाने का मन कर रहा होगा, लेकिन मेरे पास तो मीठा नहीं है। मैं काम करती हूँ, जल्दी से आपके लिए कुछ मीठा बना देती हूँ। ऐसा कहते हुए इश्की भागते हुए किचन की तरफ चली जाती है। आतिश की निगाहें बड़ी हो जाती है और उसे ज्यादा हुआ देखकर वो जोर से कहता है, लड़की सुन। पर अब तक तो इश्की फुर्रर उड़ती हुई किचन में दाखिल हो गई थी। आतिश अपना सर पीट लेता है, मतलब कि इस लड़की को आधा घंटा और बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन अब उससे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता था। इसीलिए वो वहां से निकल जाता है और अपने कमरे में पहुंच जाता है। आतिश का दिमाग खराब हो रहा था। उसने गुस्से में कमरे का दरवाजा फुल कर दिया और अपने कपड़े उतार दिए। उसके कमरे में एक पंचिंग बैग लगा हुआ था जिससे वो हिट कर रहा था। ये लड़की जब भी उसके आसपास रहती है आतिश को बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव फील होता है। उसकी हरकतें कभी कभी ऐसी होती हैं कि आतिश उसे ना चाहते हुए भी परेशान हो जाता है और वो हमेशा इश्की को खुद से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन इश्की तो किसी कर चले इश्की की तरह उसके ऊपर चिपक ही जाती है। आतिश जितनी तेजी से पंचिंग बैग को हिट कर रहा था उससे उसके शरीर पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। वो एसी भी उसे उभरे हुए सीने पर और उसके बॉडी पर कोई काम नहीं कर पा रही थी। आतिश का गुस्सा कम करने का एक ही तरीका है था, या तो वो किसी बंदे को पीट दे या फिर इस पंचिंग बैग पर ही अपना गुस्सा निकाल ले। बंदा तो यहाँ पर कोई है नहीं और इश्की को कुछ करने के बारे में वो सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जानता है अगर उसने इश्की को हाथ तक लगाया और उसे जरा भी चोट आई तो आराध्या उसकी जान खा जाएगी। इसलिए उसे बस इस लड़की को बर्दाश्त करना था। आधे घंटे बाद भी आतिश उस पंचिंग बैग को ही पीट रहा था। जब अचानक से इश्की दरवाजा खोलती है और उसके कमरे में आते हुए बोली, आपकी फार्म हाउस के किचन में आप सामान क्यों नहीं रखते हैं?
मैं तो कहती हूँ इस किचन को पूरा भरकर रखिए। देखिए कितनी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ कर मैंने इसके आगे इश्की कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि उसके सामने आतिश के बिना शटर वाली बॉडी थी। उसका चौड़ा सीना, 6 पैक एब्स और चौड़े बाइसेप्स, ऊपर से कमरे में बल्ब की रोशनी में भी उसके शरीर पर चमकता हुआ पसीना, जिसे देखकर इश्की का गला सूख रहा था और अपनी आंखें बड़ी किए हुए वो आतिश को ही देख रही थी। आतिश ने अपने दोनों हाथों से उसे झूलते हुए पंचिंग बैग को पकड़ लिया और गुड़ती हुई नजरों से इश्की को देखने लगा। आतिश धीरे धीरे कदमों से चलते हुए इश्की के पास आता है और उससे थोड़ी ही दूरी पर आकर खड़ा होते हुए अपने दोनों हाथ सामने बांधता है और इश्की से कहता है, मुझे मीठा नहीं खाना है। तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं और किचन में जाकर सारा किचन बर्बाद कर दिया। मेरा मन मीठा खाने का नहीं है। मैंने तुम्हारा डब्बा खत्म कर दिया है ना। अब उठाओ अपना वो लोकल सा डब्बा और निकल जाओ यहां से। वाओ, क्या बॉडी है। इश्की आतिश को ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी नजरों से स्कैन करते हुए देखकर कहती है। उसे ऐसे देखकर आतिश खुद में ही शर्मा जाता है। हालांकि उसकी बॉडी सच में लाजवाब थी और लड़कियां उसे देखकर घायल हो जाया करती थी, लेकिन किसी ने भी इतनी बेशर्मी के साथ उसकी बॉडी को ऐसे स्कैन नहीं किया था। वो पास में सोफे के ऊपर रखा हुआ टॉवल उठाता है और उसे अपने ऊपर लपेटे हुए कहता है, तुम सच में बेशर्म लड़की हो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है किसी लड़के की बॉडी को इस तरीके से देखते हुए। इश्की उसे बड़ी बड़ी निगाहों से देखती है और अपने कंधे उचकाते हुए बोली, मैं किसी गैर को थोड़ी ना देख रही हूं। आपको देखने का हक है मुझे। आप चाहे तो आप भी मुझे ऐसे देख सकते हैं। ऐसा कहते हुए इश्की ने अपने हाथ में पड़ी हुई उस मीठे की कटोरी को साइड में रखा और अपने गले में रखे हुए दुपट्टे को हल्का सा खींचने लगती है। लेकिन जैसे ही आतिश ने ये देखा, वो एकदम से उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। आतिश की निगाहें बड़ी हो जाती है और वो एक झटके से इश्की को देखकर थोड़ी तेज आवाज में कहता है, बिल्कुल भी नहीं। खबरदार, जो यहाँ ऐसा कुछ करने की सोची भी तो जाओ यहाँ से। मुझे नहीं देखना है तुम्हें। ऐसा कहते हुए वो इश्की को दरवाजे से बाहर की तरफ धक्का देता है ताकि वो दरवाजे से बाहर चली जाए। लेकिन बाहर जाने की बजाय इश्की ने आतिश के गले में पड़े हुए उस तौलिए के सिरे को पकड़ लिया था और इसी खिंचाव के कारण इश्की झटके से गिरने को होती है, लेकिन वो खुद ही नहीं गिरती है बल्कि अपने साथ साथ आतिश को भी अपने ऊपर गिरा लेती है। इश्की नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और कारपेट पर किसी गेहूं की बोरी की तरह बिछ गई थी। उसके ऊपर भारी भरकम आतिश उसे और ज्यादा दबा रहा था। आतिश ने तुरंत अपना हाथ उसके सर पर रख दिया, वरना वो फर्श से टकराकर जरूर उसके सर पर चोट लगती। इश्की एकदम से अपनी आंखें बड़ी किए हुए आतिश को देखने लगती है और आतिश की निगाहें भी इश्की की निगाहों में ही देख रही थी। अचानक से इश्की के हाथ आतिश के चौड़े सीने पर चले जाते हैं और आतिश इश्की के उस गुलाबी होठों को देख रहा था, पर तभी आतिश को अपने अंदर हलचल सी महसूस होती है। नॉर्मल सी बात है, वो भी एक मर्द है और इस तरीके का रिएक्शन उसको ओवर रिएक्ट करने के लिए काफी है। इश्की को भी कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करते हुए उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है।
आतिश जल्दी से खड़ा होता है और इश्की की तरफ पीठ करते हुए खड़ा हो जाता है। उसने नकली खांसी के साथ माहौल को थोड़ा ऑकवर्ड होने से बचाते हुए कहा, देखो अब ये कुछ हद से ज्यादा हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने गुस्से में तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूं और उसके बाद मुझे मेरे परिवार को एक्सप्लेन करना पड़े, क्योंकि मेरी माँ तुमसे बहुत ज्यादा क्लोज है और अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो वो उसका जिम्मेदार मुझे ही मानेंगी, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ चली जाओ यहाँ से, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन अब इश्की को गुस्सा आ गया था। वो जल्दी से खड़ी होती है और गुस्से में कहती है, ऐसे कैसे चली जाऊं? अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि अब हमारे बच्चे का क्या होगा। आतिश की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं और वो गुस्से में इश्की को देखते हुए बोला, व्हाट यू मीन? लेकिन इश्की परेशान होते हुए बोली, अब मैं आपके बच्चे की माँ बन जाऊंगी ना? आतिश गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आर यू मैड? लेकिन इश्की और ज्यादा परेशानी भरे स्वर में कहती है, अरे नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अब हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा। आतिश अपना सर पीट लेता है और फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोले जा रही हो? लेकिन इश्की मासूमियत भरे स्वर में बोली, देखा है मैंने, जब हीरो हीरोइन ऐसे ही करीब आते हैं और उनकी धड़कनें बढ़ती हैं जैसे कि मेरी अभी बढ़ी हैं, और फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं जैसे कि हम दोनों देख रहे थे, और फिर उसके बाद उनका बच्चा आ जाता है। मतलब मेरे पास भी बच्चा आएगा? अरे, मेरे पास पहले ही बहुत सारे बच्चे हैं अनाथ आश्रम में। मैं उन्हें संभालूंगी या इस पेट के बच्चे को संभालूंगी? देखिए, मैं कह रही हूं आपसे, मैं बच्चों की जिम्मेदारी अकेली नहीं उठा सकती हूं। मेरे तो खुद का ही ठिकाना नहीं है। वो कहाँ इस दुनिया में मेरे भरोसे आएगा? सारी जिंदगी मैंने जंक फूड खाया है, उसे फ्रूट कैसे खिलाऊंगी? मेरे तो खुद के ही उठने का ठिकाना नहीं है, उसे टाइम पर कहानी कैसे सुनाऊंगी? मैं तो खुद के कांड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनती हूँ, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से उठाऊंगी? किसी से लड़ाई हो जाए तो गाली गलौज पर उतर आती हूँ, उसे सभ्यता का लेसन कैसे पढ़ाऊंगी? आतिश उसकी नॉनसेंस भरी बातें सुनते हुए बोला, तुमने कभी स्कूल में बुक नहीं पढ़ी है? क्लास 8 एथ बायो का 17 चैप्टर पढ़ा है कभी? इश्की अपना सर खुजाते हुए बोली, नहीं, वो सब तो बहुत बोरिंग होता था। मैं तो उस टाइम पर मेहंदी लगाना सीखा करती थी और बुक से तो मेरी बहुत दुश्मनी है, उसे खोलते हुए ही मुझे नींद आ जाती थी। पेपर में कहीं से टिप टॉप कर पास हो जाती थी, लेकिन पढ़ाई के नाम पर तो मुझे मौत आती है। आतिश का मन कर रहा था कि इसे सच में मौत दिखा दे, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि ये लड़की आराध्या के लिए बहुत मायने रखती थी। भले ही आराध्या ऐसी पागल और नासमझ लड़की के ऊपर अपना प्यार लुटाती है, लेकिन आतिश को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें नहीं पता है कि बच्चे रियल में कैसे होते हैं तो जाओ जाकर पता करो, लेकिन मेरा सर मत खाओ। अगर तुमने पढ़ाई कर ली होती तो आज तुम मुझसे ऐसे फालतू के सवाल नहीं करती। लेकिन इश्की ने मासूमियत से कहा, अरे मैं यहाँ पर सच में टेंशन में मरी जा रही हूँ और आप हो कि कुछ समझ ही नहीं रहे हो। मैंने देखा है फिल्मों में, जब हीरो हीरोइन पास आते हैं तो ऐसा ही कुछ
होता है जैसा अभी मेरे साथ हुआ है और फिर उनका बच्चा आ जाता है। आप बिल्कुल भी इस बात को सीरियस नहीं ले रहे हो। मैं बता रही हूँ, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई ना तो आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। पर तभी आतिश उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और उसकी कलाई को मोड़कर उसने इश्की को दीवार से एकदम लगाकर उसके करीब आते हुए बोला, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मेरे सामने ये फालतू की बकवास कर ली तो ठीक है, बाहर किसी के सामने करने की हिम्मत भी मत करना। अगर धक्का लगने से और एक दूसरे के करीब आने से अगर बच्चे हो जाते तो लोकल बस और क्लब कब के बंद हो जाते। इश्की ने आतिश के सीने पर अपना एक हाथ रखा और उसे धकेलकर दूर करते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बहुत बुरे हैं। मैं यहाँ पर इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और आप हैं कि बस और क्लब की बात कर रहे हैं। आपको तो बस क्लब में पार्टी करने की सूझती है, इसके अलावा किसी इंसान की कोई पड़ी ही नहीं है। जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मैं अपने बच्चों का ख्याल खुद रख लूंगी। इतने सारे बच्चों का भी तो अकेले ही ख्याल रखती हूँ ना, इसका भी रख लूंगी। ऐसा कहते हुए इश्की वहां से निकल जाती है। वो गुस्से में अपनी स्कूटी पर बैठ जाती है और तेजी से स्कूटी चला लेती है। आतिश अपने कमरे की खिड़की से ये सब देख रहा था। उसने नाम में सर हिलाते हुए अपने हाथों की मुट्ठियां कसी, लेकिन फिर उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन करके उसने कहा, पीछा करो। थोड़ी ही देर में इश्की की स्कूटी के पीछे एक ब्लैक कलर की बाइक चल रही थी जिसके ऊपर एक लड़का बैठा हुआ था जिसने हेलमेट लगा रखी थी और उसके कानों से एक वायर निकालकर उसके फोन से कनेक्ट थी। जैसे जैसे इश्की की स्कूटी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे वो लड़का अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था और जब इश्की अपने अनाथ आश्रम पहुंच गई तब जाकर उस लड़के ने अपना हेलमेट उतारा और उसने अपने फोन को कान पर लगाते हुए कहा, जी सर। वो लड़की अनाथ आश्रम के गेट के अंदर चली गई। फार्म हाउस पर बैठे हुए आतिश ने ओके बोलकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दरअसल वो आदमी आतिश का ही था और उसी ने उसे इश्की के पीछे जाने के लिए कहा क्योंकि उसे इश्की पर भरोसा नहीं था कि ये पागल लड़की सही सलामत अपने घर पहुंच पाएगी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर ने भी अपना सामान पैक कर लिया था और वो भी राजस्थान के लिए निकल रहा था। प्रियंका और रणवीर पहले ही मानपुर जा चुके थे। राजवीर यहाँ पर रुका हुआ था, उसे यहाँ पर कुछ काम था, लेकिन अब वो भी मानपुर के लिए निकल रहा था। रात हो चुकी थी और वो अपनी जीप से ट्रेवल कर रहा था। काफी देर तक ड्राइविंग करते हुए उसके हाथ थक गए थे, इसीलिए उसने कहीं पर जीप रोकी और खुद को रिलैक्स करने की सोची। जीप की पिछली सीट से उसने एक पैकेट के अंदर से बियर की कैन निकाली और अपनी जेब से ओपनर निकालकर वो बियर पीने लगा। सुनसान सड़क पर वो अकेला खड़ा था और बियर पिए जा रहा था। दरअसल अब वो राजस्थान के बॉर्डर पर आ चुका था, इसलिए अब उसे किसी भी चीज का कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि ये उसका इलाका था और वो यहाँ पर बेफिक्र होकर रहता था। अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए राजवीर बियर के घूंट ले रहा था जब उसने कहीं दूर से कोई आवाज आती हुई सुनी। राजवीर ने हैरानी से उस तरफ देखा, कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आ रहा था। यही सोचते हुए उसने अपना एक हाथ अपनी कमर पर डाल लिया ताकि वो अपनी गन निकाल सके। लेकिन जब उसने अंधेरे
से आई हुई एक हल्की सी परछाई को देखा तो वो हैरान हो गया। राजवीर के जीप की स्ट्रीट लाइट जल रही थी, इसीलिए उस जगह पर रोशनी थी। जैसे ही अंधेरे से एक लड़की रोशनी की तरफ आती है तो राजवीर एकदम से हैरान हो जाता है। वो देखता है एक लड़की जल्दी से भागते हुए उसके सामने आती है और ठीक उसकी बाजू को पकड़कर उसके पीछे खड़ी हो जाती है। राजवीर ने चेहरा घूमकर अपने पीठ के पीछे देखा तो एक लड़की ने अपना चेहरा छुपा रखा था। लंबे सुनहरे बाल, बड़ी बड़ी पलकें, गोरा रंग और चेहरे पर मासूमियत। हाइट करीब 5 फुट 3 इंच, लेकिन आंखों में डर था। इससे पहले राजवीर कुछ कहता उस लड़की ने राजवीर को देखा और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए उसने जल्दी से कहा, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। राजवीर बिना कुछ बोले उसकी सारी बात समझ गया। तभी वहां पर 4 से 5 लोग आ जाते हैं जो काले कपड़ों में थे और वो एकदम से राजवीर को देखने लगते हैं। ये देखते हुए उस लड़की ने घबराते हुए राजवीर की बाजू कस के पकड़ ली और वो लड़की इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी उन आदमियों से एक ने कहा, ये लड़के ज्यादा हीरो मत बन, लड़की को इधर ला। राजवीर ने गुस्से में उन आदमियों को देखा। उसने अपने बियर की कैन साइड में फेंक दी और उसके बाद वो गुस्से में उन लोगों को देखते हुए कहता है, अगर तुम में से किसी ने भी इस लड़की को हाथ लगाया तो इसका अंजाम बहुत भारी होगा। राजगीर की बात सुनकर एक आदमी आगे आया और उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाने ही लगा, पर वो आदमी उस लड़की को छू पाता उससे पहले ही राजवीर ने उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा जिससे वो सीधे जमीन पर जा गिरा। देखते ही देखते राजवीर ने उन 5 आदमियों को एक पल में धूल चटा दी और राजवीर के हट्टे कट्टे भारी भरकम हाथ से मार खाने के बाद वो आदमी जमीन पर दर्द से तड़प रहे थे। वो लड़की अभी भी डरती हुई निगाहों से उन सबको देख रही थी। राजवीर उसे देखता है और कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम सुरक्षित हो। ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की कुछ कहती कि उससे पहले ही वहां पर एक गाड़ी आ जाती है और उसमें से एक 70 साल की बुजुर्ग महिला निकलते हुए बोली, देविका बेटा, कितनी बार कहा है अकेले कहीं मत निकला करो। दादी माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि छोटा सा मजाक हमारे ऊपर इतना भारी पड़ जाएगा कि गुंडे हमारा पीछा कर रहे थे। वो तो इन्होंने हमें बचा लिया, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या। देविका घबराते हुए अपनी दादी माँ के पास आती है और कहती है। देविका की दादी उन गुंडों को देखती है और फिर उसकी नजर राजवीर पर जाती है। उन्होंने राजवीर को देखते हुए कहा, धन्यवाद बेटा, तुमने हमारी मदद की है और हमारी देविका की जान बचा ली है। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। राजवीर फीकी सी मुस्कान के साथ उन लोगों को देखते हुए बोला, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फाराजा था। दादी माँ गाड़ी में बैठ जाती है और देविका गाड़ी में बैठते ही वाली थी कि उसने एक नज़र राजवीर को देखते हुए कहा, थैंक यू। राजवीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला दिया और देविका भी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। उसके बाद राजवीर भी अपनी जीप में बैठकर चला जाता है, लेकिन पूरे रास्ते वो देविका के बारे में ही सोच रहा था। इश्की वापस अपने अनाथ आश्रम आ जाती है और अपने कमरे में बैठ जाती है क्योंकि अनाथ आश्रम में बच्चे ज्यादा थे और जगह कम, तो इश्की को 3 लड़कियों के साथ अपना कमरा शेयर करना होता था।
वैसे वो तीनों भी उसकी अच्छी दोस्त बन गई थी और अब उसके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी हो गई थी। वो इश्की के बारे में सब कुछ जानती थी और उसकी हरकतों से सबका दिल लगा रहता था। इश्की गुस्से में आकर अपने बेड पर बैठी हुई थी। वहां पर दो बेड एक साथ जुड़े हुए थे। इश्की जिस बेड पर बैठी थी उसके ऊपर एक बेड लगा हुआ था और उसके ऊपर उसकी फ्रेंड प्रिया लेटी हुई थी। तो वहीं सामने की तरफ कुसुम थी और कुसुम के ऊपर वाले बेड पर निधि थी। प्रिया ने कुसुम को देखते हुए कहा, इसे क्या हो गया है? अपने मुंह को क्यों सड़ा रखा है? कुसुम ने भी इश्की को देखा तो सच में उसका चेहरा किसी पके हुए पपीते जैसा हो रखा था, जिसे देखकर वो समझ गई कि जरूर आतिश जी ने इसकी डांट लगाई होगी। प्रिया, कुसुम और निधि तीनों उसके पास आती हैं और उसके पास बैठ जाती हैं। कुसुम ने इश्की के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ? फिर से डांट दिया ना छोटे सर ने तुझे? जब हर बार वो तुझे खरी खोटी सुनाते हैं तो तू उनके पास जाती ही क्यों है? लेकिन उसकी बात पर इश्की ने गुस्से में उन तीनों को देखते हुए कहा, वो बहुत बुरे हैं। तुम्हें मालूम नहीं, वो सबसे ज्यादा बुरे हैं और मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। मैं तो कह दूंगी आराध्या माँ से उनका बेटा बिगड़ा ही नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है और मुझसे काबू नहीं आने वाला है। इन्हें सीधा करने के लिए मुझ जैसी सीधी सादी लड़की नहीं, कोई चालू चंट चाहिए। इश्की की बात सुनकर उन तीनों के चेहरे पर हंसी भी थी और आंखों में गंभीरता भी थी। इन सब में सबसे समझदार कुसुम ही थी, इसीलिए उसने इश्की को समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं कहते हैं इश्की, तुम जानती हो ना वो इस अनाथ आश्रम के मालिक के बेटे हैं। इस तरह से देखा जाए तो वो हमारे मालिक हैं और अगर मालिक थोड़ा बहुत गुस्सा कर दे तो इस पर नाराज नहीं होना चाहिए। इश्की ने मुंह बनाते हुए आतिश को दो चार बातें कहीं और उसके बाद कुसुम को देखते हुए कहा, कुसुम दीदी, आपसे कुछ पूछे तो? कुसुम ने सिर हिलाया और कहा, पूछो, क्या पूछना है? बच्चा कैसे होता है? जैसे ही इश्की ने ये कहा, उन तीनों की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं और निधि ने तो अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अचानक से इश्की कैसे मुंह पर ऐसे सवाल करने लगी है। यहाँ तक कि वो अपना सिर पीट लेती है। वो जल्दी से खड़ी होती हुई कहती है, बस बस बहुत हो गई तुम लोगों की बातें। रात काफी हो गई है, चलो जाकर सो जाओ और ये फालतू की बातें मेरे सामने तो कह दी हैं, बाहर किसी के सामने मत कहना। जल्दी से सो जाओ, सुबह उठकर फिर से एम्ब्रॉयडरी का काम करना है। वहां पर कुछ लड़कियों के पास टैलेंट भी था और वो अपना टैलेंट का पूरा इस्तेमाल करती थी। जैसे कि इश्की बच्चों को पढ़ाया करती थी और उन्हें डांस सिखाया करती थी, तो वहीं कुसुम और प्रिया एम्ब्रॉयडरी में काफी अच्छी थी और निधि को पियानो बजाना आता था, इसीलिए वो बच्चों को पियानो बजाना सिखाती थी। सबके पास अपने अपने टैलेंट के हिसाब से काम थे। इश्की अपनी बेड पर लेटी हुई थी और आतिश के बारे में ही सोच रही थी। तभी प्रिया अपनी बेड से नीचे उतरकर उसके पास आ जाती है। अब तक बाकी दोनों लड़कियां सो चुकी थी। प्रिया ने धीरे से उसके बगल में बैठते हुए कहा, तुझे क्यों जानना है कि बच्चा कैसे होता है? क्या करके आई है तू?
कहीं आतिश सर के साथ बच्चा प्लानिंग तो नहीं करके आई है? इश्की ने गुस्से में घूर कर देखते हुए कहा। वो और मेरे साथ बच्चा करेंगे? अरे उनका बस चले तो मेरी ऐसी हालत करें कि मेरे साथ पुश्ते बच्चा पैदा ना कर सके। पर कुछ हुआ है, इसीलिए मुझे जानना है कि बच्चे कैसे होते हैं। प्रिया अपना सिर पीटते हुए कहती है। आज के टाइम में कौन इस बारे में किसी से बात करता है? अरे आज तो इंटरनेट है, फोन है, मोबाइल है, इतना सब कुछ है जो घर बैठे तुम्हें सारी डिटेल दे देगा। इसके बाद भी तू ऐसे सवाल लेकर लोगों के सामने घूमेगी तो लोग तुझे पागल ही कहेंगे ना। लेकिन इश्की ने तुरंत कहा, अरे मुझे पता है कि फोन से पूछो तो वो बता देता है, लेकिन मेरा फोन तो उस खड़ूस आदमी ने दीवार पर मारकर तोड़ दिया है। अब मेरे पास फोन नहीं है। मैं फोन के टुकड़े लेकर आई हूं, उसे कल लेकर जाऊंगी सर्विस सेंटर। बड़ी मुश्किल से 250 रुपए बचाए थे, अब वो भी फोन पर बर्बाद करने पड़ेंगे। उसकी बात सुनकर प्रिया एकदम से हंस देती है। उसके बाद उसने कहा, वैसे इश्की, मेरे मन में एक बात है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ? इश्की ने सिर हिलाते हुए कहा, पूछो ना। क्या पूछना है तुम्हें? तो प्रिया ने कहा, मैं 5 साल पहले अनाथ आश्रम में आई थी। मेरे माता पिता का देहांत हो गया और उसके बाद मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया। तभी से मैं सनत आश्रम में रहती हूँ। लेकिन मैं पिछले 5 सालों से तुम्हें देखती हूँ और जब से तुम्हें जाना है तब से यही पाया है कि तुम आतिश को बहुत पसंद करती हो। यहाँ तक कि उनके माता पिता भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मतलब तुम तो एक अनाथ लड़की हो ना, और अनाथ आश्रम में रहती हो, तो फिर नंदा खानदान से कैसे जुड़ी हो तुम? इश्की के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से अपने खिले हुए चेहरे के साथ कहा, अरे इश्क अगर एक दिन का हो तो कोई भी हैरान हो जाएगा, पर मेरा इश्क तो 12 साल पुराना है। 12 साल पुराना? प्रिया ने एकदम हैरानी से कहा तो इश्की मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, 12 साल पुराना। 12 साल पहले? तो इश्की मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, 12 साल पुराना। 12 साल पहले मैंने पहली बार उन्हें देखा था हमारे अनाथ आश्रम में। उस दिन उनका जन्मदिन था और वो सारे बच्चों को लड्डू दे रहे थे और उसी दिन हुई थी मेरी उनसे पहली मुलाकात। मैंने मुस्कुराते हुए उनके सामने अपनी हथेली राखी तो पता है क्या किया उन्होंने? मेरी हथेली में एक नहीं, 2 लड्डू रखे। बस उस 2 लड्डू की मिठास ने मेरे दिल में ऐसा जादू कर दिया कि उनके इश्क में ये इश्की पागल हो गई।